तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? रहीम। रहीम। रहीम पढ़ रहे थे। ओके, तो रहीम इस पाठ का उद्देश्य क्या है? प्राचीन साहित्य के द्वारा पठन और लेखन कौशल में वृद्धि करना, नीति परक दोहों के द्वारा समाज में जीवन पद्धति के बारे में जाने। तो रहीम के जो दोहे होते हैं कैसे होते हैं? नीति परक, मतलब उपदेशात्मक या नीति, जैसे जो हम लोग को ज्ञान देता हो समाज में हमें कैसे रहना है, कैसे अपना जीवन यापन करना है। ठीक, उसके बारे में लास्ट में कुछ हम लोगों ने दोहे पढ़े थे, है ना? इसमें एक बार रिकॉल करता हूँ पहले। जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो झटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो क्या था इसका मतलब? एक एक करके कोई दे सकते हैं जवाब? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो झटकाए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, है ना? तो रहीम क्या कहते हैं यहाँ पर? सर हमारा जो रिलेशनशिप है उसे भी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हम ऐसे घाट बांधे तो वो जुड़ सकता है, लेकिन वो पुराना जो बात है वो कभी एक पूरा धागा उसमें गांठ रहता है। हाँ, जिस प्रकार धागे को हम झटके से तोड़ देते हैं फिर उसको जोड़ना चाहेंगे तो जैसा पहला था वैसा जुड़ेगा नहीं। हाँ, जोड़ेंगे भी तो क्या पड़ेगा, उसमें गांठ पड़ जाएगा। उसी प्रकार किसी भी रिश्ते को अगर एक बार हम तोड़ देते हैं तो फिर वो रिश्ता पहले जैसा था वैसा नहीं जुड़ेगा। जुड़ेगा भी तो उसमें मन में क्या रहेगा? भेद रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्या था? रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राख गोए, सुनी अटलाए हैं लोग सब, बाटी न लहे खोए। हाँ, इसके बारे में क्या बताया था रहीम ने? हमें क्या छुपा कर रखना चाहिए? दर्द को। किसके सर दर्द? हमें अपने दर्द को छुपा के रहना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरों को पता चल जाएगा तो वो हमारा मजाक उड़ाएंगे। हाँ, कोई कोई आपका जो दुख है, कोई आपके दुख को कोई बांटेगा नहीं। कोई आपके दुख को जो है बोलेगा कि चलो मैं इस दुख को मैं खत्म कर देता हूँ, मैं इसको बांट लेता हूँ, या फिर मैं इसका आपका जो परेशानी है मैं खत्म कर देता हूँ, कोई नहीं करेगा। लेकिन जब आप अपने हर दर्द को, हर दुख को लोगों के सामने एक्सप्रेस करते जाओगे तो लोग जो है इस चीज को मजाक बनाना स्टार्ट करेंगे, है ना? तो रहीम यहाँ पर समाज में हम लोग जब जीवन यापन करते हैं तो हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए बताते हैं। हमें ये बताते हैं कि हर छोटी मोटी जो दुख है हमें लोगों से बांटना नहीं चाहिए। लोग बोल रहे हैं यहाँ पर ना, ना कि अपने, अपनों से अलग है और लोगों से अलग है। तो यहाँ लोगों की बात हो रही है, लोगों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है तो कोई लोग जो बाहर के लोग हैं वो आकर हमारी कोई मदद नहीं करेंगे, लेकिन उसका मजाक जरूर बनाएंगे, है ना? एक सदे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहमन मूल ही सींच बो, फूले फले अगाए। तो क्या मतलब होता है? सर एक बार में कोई एक ही काम करना। हाँ, एक बार में हमें किसी एक कार्य को ही करना चाहिए जिससे वो काम सक्सेसफुली समाप्त हो जाता अगर है ना? सारा तो काम उसके एक बाद ही बार अगर सारा काम एक ही बार करेंगे तो पूरा काम खराब हो जाएगा। पूरा काम खराब है, मतलब एक साथ अनेक काम लेंगे और करना स्टार्ट करेंगे तो कोई सभी काम फिनिश नहीं होगा, सब काम आधा अधूरा में रह जाएगा। इसी कारण हमें एक बार में एक काम को लेकर करना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, उससे धीरे धीरे क्या कि सभी काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम लोग एक ही समय में सब काम में हाथ डालेंगे तो कोई सभी काम कंप्लीट नहीं होगा। ठीक, ये बताओ, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। चित्रकूट कहाँ है, कैसा क्षेत्र है? चित्रकूट एक क्षेत्र है जहाँ पर राम को वनवास मिला था तो वो कुछ समय के लिए वहां पर अपना समय बिताए थे, है ना? तो जो बहुत ज्यादा विपदा में रहता है, जो बहुत ज्यादा पीड़ा में रहता है, वो क्या करता है? किसी मनोरंजक या मतलब किसी ऐसे शांत प्रदेश में जाकर कुछ दिन रहना चाहता है। जैसे हम लोग देखो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी में रहते हैं, तो हम कुछ प्लेस चेंज करना चाहते हैं कि कुछ दिन ये छत पे जाते टेंशन। हैं। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ हिल स्टेशन में जाते हैं ना। तो उसी प्रकार अब जैसे हम लोग आजकल के जमाने में हिल स्टेशन में चले जाते हैं कि कुछ दिन चलो हम इस दिन इस जगह पर शांति से रहें। उसी प्रकार जब राम को घनघोर विपदा आई थी और उसको वनवास मिला था तो वो कुछ समय के लिए चित्रकूट जाकर रहने लगे। तो ऐसी जगह है चित्रकूट जहाँ पर बहुत ज्यादा विपदा आती, विपत्ति आती किसी पर, तो वो ऐसे क्षेत्र में, चित्रकूट जैसे क्षेत्र में रहना पसंद करता है। ठीक, ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर किए हो लास्ट टाइम। जब रहीम का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
जल्दी। सर रहीम का जन्म हुआ था। लाहौर में हुआ था 1550। रहीम का पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान। अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम किसके दरबार के नवरत्नों में से एक थे? अकबर। अकबर। रहीम ने प्रेम के धागे को झटके से नहीं तोड़ने के लिए कहा, अभी जो हम लोग पढ़े थे कि क्यों? प्रेम का धागा मतलब रिश्ते, प्रेम का धागा मतलब रिश्ते, रिश्ते को झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक क्योंकि बार फिर अगर उसमें वापस गांठ- जोड़ेंगे तो गांठ में ही जुड़ेंगे। हाँ, जैसे धागे को तोड़कर जोड़ने से उसमें जो जुड़ता नहीं है उसमें गांठ पड़ जाता है, उसी प्रकार रिश्ते को अगर तोड़ के हम जोड़ने का प्रयत्न करेंगे तो जुड़ेगा नहीं, अगर जुड़ भी गया तो उनके मन में इतना अच्छा नहीं भेद होगा मतलब। भेद रहेगा। हाँ, पहले जैसा जो हाँ रिलेशनशिप था वो बनेगा नहीं। रहीम अपना दुख दूसरों को नहीं बताने के लिए कहते हैं, क्योंकि जो लोग हैं उससे मजाक मजाक उड़ाते हैं। हाँ उस दुख को सुनकर वो मजाक उड़ाते हैं लेकिन मदद नहीं करते। एक को साधने से सब कैसे सज जाता है? सर, धीरे धीरे करके सारे काम लाइक कम एक काम एक काम पर कंसंट्रेट करके करने लगे हैं एक तो समय धीरे पे धीरे सभी काम ठीक सभी काम हो जाते हैं, है ना। तो अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? चित्रकूट एक मनोरम क्षेत्र है और अवध नरेश राम को जब 14 साल का वनवास हुआ था तो कुछ दिन शांति के लिए वो चित्रकूट में रहे थे। ठीक, तो इस प्रकार रहीम कहते हैं कि जिस पर विपत्ति आती है वो चित्रकूट जैसे स्थान पर जाना पसंद करता है। ठीक, यहाँ तक? हाँ सर। ठीक, अब नेक्स्ट जो रिमेनिंग दो हैं वो पढ़ते हैं। चलो, रहीम के दोहे उद्देश्य क्या है? प्राचीन साहित्य के द्वारा पठन और लेखन कौशल में वृद्धि करना। नीति परक दोहों के द्वारा समाज में जीवन पद्धति के बारे में जानेंगे। तो जीवन पद्धति मतलब समाज में हमें कैसे जीना है। ठीक, तो दोहा पढ़ते हैं। दीरघ दोहा अर्थ के आखर तोरे हही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। दीरघ, दीरघ माने लंबा बड़ा सा, दोहा अर्थ के। दोहा माने समझते हो? दोहा मतलब जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो दोहा कितने लाइन का होता है? इंटरेक्ट करो, है ना, बताते जाओ, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुरंत तुरंत बताते। दोहा कितने लाइन का है दिख रहा है यहाँ पर? 2 लाइन का। 2 लाइन। 2 लाइन सर। सिर्फ 2 लाइन का दिख रहा है ना, लेकिन सिर्फ 2 लाइन का जब अर्थ बताते हैं सिर्फ 2 लाइन में बताते हैं, लेकिन जब अर्थ बताते हैं उसका बहुत लंबा अर्थ रहता है ना। हाँ सर। हाँ, हाँ तो सर। दोहा दिखने में कैसा लगता है? बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? बहुत बड़ा होता है। आखर तोरे है, आखर माने अक्षर, आखर माने अक्षर। तो इस दोहे में अक्षर जो है बहुत कम होते हैं, लेकिन अर्थ क्या देता है? बहुत बड़ा अर्थ देता है। तो दीर्घ दोहा अर्थ के आकर तोरे आही। तो दीर्घ माने बड़ा, दोहा माने ये जो है दोहा, अर्थ माने अर्थ मीनिंग, आखर माने अक्षर, थोड़े माने बहुत कम, आही माने होते हैं। तो दोहे में अक्षर बहुत कम होते हैं लेकिन अर्थ जो है बहुत बड़ा देता है। ठीक, फर्स्ट लाइन समझ में आया? फर्स्ट लाइन समझ में आया? हाँ सर। दोहे में अक्षर जो है बहुत कम होते हैं लेकिन अर्थ जो है बहुत बड़ा देता है। ठीक, हाँ सर। उसी प्रकार जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ जाए, तो रहीम कहते हैं कि जो नट होता है, नट माने आप सर्कस में देखे हो, एक आदमी होता है जो सर्कस में एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाता है, देखे हो? हाँ सर। हाँ, जब वो छलांग लगाता है तब वो क्या करता है? पहले अपनी पूरी पूरी बॉडी को एक जगह समेट लेता है, राइट, और समेट कर फिर छलांग मारता है, जिससे वो बहुत लंबी दूर तक चढ़ जाता है ना। ठीक, अगर देखो, आप भी देखो, आप खड़े खड़े बिना झुके ऊपर उड़ने की कोशिश करो, उड़ पाओगे? नहीं। जितना ज्यादा अपने बॉडी को आप समेटोगे, नीचे करोगे और एक जब छलांग मारोगे उतना ऊंचा आप चढ़ोगे, उड़ोगे, राइट। तो किसी लंबा चीज करने के लिए अपने आप को क्या करना पड़ता है? समेटना पड़ता है। तो जो सर्कस में जो नट होता है, जो छलांग लगाने वाला आर्टिस्ट होता है, वो क्या करता है? अपनी बॉडी को पूरी तरह से समेट लेता है ना, समेट कर फिर छलांग मारता है, जिससे वो लंबे दूर तक जाता है। तो यहाँ पर दिया गया, किसी दोहे में कम शब्दों में ही बहुत बड़ा अर्थ छिपा होता है। जब दोहा होता है, वो दोहा जो है बहुत बहुत कम शब्द होते हैं लेकिन उसका अर्थ जो है बहुत बड़ा होता है। या वैसे ही होता है जैसे नट की कुंडली होती है, नट माने वो पर्सन जिसकी कुंडली होती है, कुंडली माने वो अपने आप को समेट लेना, अपनी कुंडली में सिमट कर तरह तरह के विस्मयकारी करतब दिखा देता है। तो वो क्या करता है? अपनी बॉडी को पूरा समेट लेता है और लंबी छलांग मारता है। कभी कभी अपनी बॉडी को समेट कर एक छल्ला होता है, छल्ला माने रिंग होता है, उस रिंग के अंदर से निकल जाता है, राइट। देखो, तो देखो ये बॉडी को जब
देख रहे हो, यहाँ पर जो आदमी है अपने पैरों को अपने बॉडी के पास लाकर समेट रहा है, तो वो उतना लंबा छलांग मार रहा है, ठीक है। और यहाँ पर रिंग देखो, रिंग के अंदर से उसे जाना है, तो रिंग के अंदर से जाना है तो डायरेक्ट खड़ा खड़ा कूदेगा तो जाएगा नहीं, जा पाएगा। तो क्या करेगा, अपनी बॉडी को अपने पास ला लेता है, समेट लेता है और समेट कर उस रिंग के अंदर से कूदता है, ठीक। तो जिस प्रकार सर्कस में एक नट होता है, वो अपने बॉडी को समेट कर लंबी दूरी तक चढ़ जाता है, उसी प्रकार दोहा जो है दिखने में बहुत छोटा दिखता है, उसके अर्थ बहुत कम, मतलब उसके जो शब्द जो है बहुत कम होते हैं, लेकिन वो अर्थ जो है बहुत बड़ा देता है, ठीक, समझे समझे। हाँ, कोई बता सकता है? जैसे दोहा क्या होता है, एनीबॉडी एनीबॉडी ड्राइंग लाइंस, ओके स्टॉप इट। हाँ, दोहा क्या होता है, छोटा होता है, 2 लाइंस का एक उसमें अक्षर कितने होते हैं, तो उसमें अक्षर 2 लाइन्स के होते हैं पर अर्थ ज्यादा रहता है इसमें। गुड, अक्षर जो है बहुत कम होते हैं लेकिन अर्थ ज्यादा रहता है। जैसे कि सर्कस में नट का हाँ, नट क्या करता है, जंप मारता है, लंबा जंप। हाँ, कैसे मारता है, जब अपनी अपनी कुंडली बनाता है ना, अपने शरीर को समेट लेता है, क्या करता है, अपने शरीर को समेट कर कुंडली बनाता है, क्या बोलते हैं उसको, कुंडली बनाना, अपने शरीर को समेट समेट कर कुंडली बनाता है और वो लंबी छलांग लगाता है, ठीक। यस सर। ठीक, नेक्स्ट में जाते हैं। तो देखो एक अच्छा दोहा है, रहीम कहता है, धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाय, उदधी बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। यहाँ पर एक एक वर्ड का मीनिंग बताता हूँ। धनी 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 मने यहाँ पर धन्य है, धनी मने है क्या है, धन्य, धन्य मने ग्रेट, धनी मने ग्रेट। रहीम जल पंख को, तो रहीम जो है कहते हैं कि जल पंख, पंख मने कीचड़, पंख मने कीचड़, कीचड़ का जो जल है, पंख पानी, जल मने पानी, कीचड़ का जो पानी है वो कैसा है, धन्य है, ग्रेट है। रहीम क्या कहते हैं, कीचड़ का जो पानी, पंख मने क्या, फटाफट आंसर देते रहो मैं पूछूंगा तो, पंख मने कीचड़, कीचड़, जल मने पानी, पानी, धनी मने धन्य, धन्य। धन्य। तो अब यहाँ रहीम मने रहीम है, तो रहीम क्या बोलता है कि कीचड़ का जो पानी है वो क्या है, धन्य है, कीचड़ का पानी जो है वो क्या है, धन्य है। क्यों, क्योंकि लघु, लघु मने छोटे जीव, छोटे जीव मने कीड़े मकोड़े, छोटे जीव मने छोटे छोटे जीव, कीड़े मकोड़े पशु है ना, ये सबको लघु जीव बोलते हैं। तो जीव पीता है, जीव मने जीता है, पियत पीकर अघाय, तो इस पानी को, इस कीचड़ के पानी को पीकर कौन जिंदा रहता है, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो है जिंदा रहते हैं, है ना, कीड़े मकोड़े जो है अपनी प्यास बुझा लेते हैं, किसके पानी से, कीचड़ के पानी से, किसके पानी से, कीचड़ के पानी से। इसलिए रहीम कहते हैं कि कीचड़ का जो पानी होता है वो धन्य होता है। लेकिन उदधी बढ़ाई कौन है, उदधी मने समुद्र, सागर, उदधी मने समुद्र, समुद्र मने सागर, है ना, सी, बड़ाई कौन, कितना बड़ा होता है, सागर देखो कितना बड़ा होता है, जगत प्यास हो जाए, लेकिन कोई भी प्यासा उसका पानी पी सकता है, नहीं, समुद्र किसी की प्यास बुझाता है, कोई पानी जाकर पी सकता है समुद्र का पानी प्यास बुझाने के लिए, नहीं पी सकता। तो उतना बड़ा जो समुद्र है वो प्यासे के लिए, हाँ मेरे को ब्लू लाइन वाला सेकेंड लाइन समझ में नहीं आया सर। हाँ वही बता रहा हूँ ना, उदधी मने समुद्र, उदधी मने समुद्र, बड़ाई मने बहुत बड़ा होता है, समुद्र से बड़ा कौन होता है, कोई नहीं, है ना। लेकिन जगत प्यास हो जाए, लेकिन जगत का जो प्यास है वो समुद्र बुझा नहीं पाता, जो प्यासा है वो समुद्र का पानी नहीं पी सकता, पी सकता है, नहीं पी सकता ना? तो समुद्र से कौन सा जल जो धन्य है, पंख जल, पंख जल माने कीचड़, कीचड़ का पानी धन्य है, क्योंकि उसमें जो है कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे जीव हैं वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। लेकिन सागर इतना बड़ा होता है प्यास नहीं बुझा पाता, है समझ में। देखो कीचड़ में पाया जाने वाला थोड़ा सा पानी ही धन्य है, जो कीचड़ का पानी होता है वही धन्य है, रहीम कहते हैं, क्योंकि उस पानी से कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है, कितने कितने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे पशु पक्षी जो है वो अपनी प्यास बुझा लेते हैं। लेकिन सागर का जल विशाल मात्रा में होते हुए भी व्यर्थ होता है, और उस प्यासे के सामने कोई भी प्यासा, और उस प्यासे के सामने सागर है, और सागर का विशाल जल है, लेकिन वो अपनी प्यास बुझा सकता है,
नहीं। प्यास बुझा सकता है? नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका सारांश क्या है कि आपके पास कितनी मात्रा में क्या है उससे नहीं, आप दूसरों का सदुपयोग कैसे होते हो, आप दूसरों के लिए सहायता कैसे कर सकते हो, दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर किसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है? कीचड़ के पानी की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, क्योंकि जब वो कोई प्यासा चीज हो, जो जीव है, वो अगर उसके पास आते हैं तो उसके पानी को वो पी सकते हैं, है ना। लेकिन किसी जरूरतमंद के सामने बड़ा सा सागर भी है और लेकिन वो सागर का पानी उसके लिए उपयोग नहीं हो रहा है, तो वो व्यर्थ। तो आपके पास क्या है जो दूसरों के लिए उपयोग नहीं हो रहा है, तो वो व्यर्थ है। लेकिन आपके पास बहुत थोड़ी मात्रा में भी कुछ ऐसा चीज है जो दूसरों के लिए उपयोग में आ रही है, वो चीज धन्य है। आया समझ में? यस सर। कोई उसको हाँ रिपीट कर सर। सकता है, बता सकता है? सर इस पद को, हाँ, दोहे को। इस दोहे में रहीम बोल रहे हैं कि जिस कीचड़ के पानी भी जिस कीचड़ के पानी में बहुत छोटे छोटे जीव रह सकते हैं, लेकिन सागर का पानी कोई भी नहीं पी सकता। इसका अर्थ है कि आपका अब जितने भी बड़े हो उससे मतलब नहीं, लेकिन आप दूसरे के लिए कितना कार्य कर सकते हो वो मतलब करता है। वेरी गुड, है ना। तो यह छोटा सा जो कीचड़ का पानी का कुछ कुंडी उंडी है, कीचड़ का पानी का कुछ ये है, गड्ढा है, वो धन्य है, क्योंकि वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के जो प्यासा बुझा सकता है ना। लेकिन सागर इतना बड़ा विशाल होने पर भी प्यासे की प्यास नहीं बुझा पा रहा है ना? इसीलिए रहीम ने यहाँ पर किसको धन्य माना है? कीचड़ के पानी को धन्य माना है। तो हमें समाज में हमारे पास क्या है ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास कुछ भी थोड़ी सी जो मात्रा है वो दूसरों के लिए कितने लाभकारी है, इसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट दोहे में जाते हैं। चलो ना, ये देखो, नाद रीजी तन देत मृग, नरदन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीजेहु कुछु न देत। यहाँ पर रहीम कहते हैं नाद मने संगीत, रीजी मने रीज कर, है ना, खुश होकर। तो तन देत, तन मने शरीर, देत मने दे देता है, मृग मने हिरण, है ना। तो यहाँ पर रहीम कहते हैं कि नाद रीजी मने नाद, संगीत को सुनकर, उसको रीज कर, उससे खुश होकर मृग जो है, हिरण जो है, अपना शरीर को दे देता, मतलब अपने शरीर को निछावर कर देता है। तो मतलब क्या है कि देखो, जैसे कोई शिकारी है, शिकार करने जाता है, तो उस समय वो कुछ अच्छे संगीत को सुनता है, तो हिरण जो है उस संगीत में मग्न हो जाता है ना, और अपने शरीर तक वो त्याग देता है, ठीक। उसको एहसास नहीं होता कि कोई उसका शिकार कर रहा है, वो तो अपने शरीर तक को त्याग देता है। नर दन देत समेत। लेकिन इसी तरह जो लोग होते हैं, वो उनके पास धन होते हुए भी वो किसी के लिए कुछ देते नहीं है, किसी के समय आने पर देते नहीं है। ते रहीम पशु से अधिक, रीजे हु कचना दे। तो जिस प्रकार संगीत को सुनकर हिरण अपना शरीर तक दे देता है, अपने प्राण तक दे देता है, उसी प्रकार ऐसे किसी भी चीज से खुश होकर लोगों को क्या देना चाहिए? धन देना चाहिए। लोगों को क्या देना चाहिए? धन देना चाहिए। मतलब देखो कि हम किसी भी, कहीं पर भी, जब कहीं चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, तो हम एंटरटेनमेंट होते हैं, तो उसका पैसा चुकाते हैं कि नहीं चुकाते हैं? मान लो आप एक म्यूजिक सुनने जाते हो या पर कोई सिनेमा देखने जाते हो, तो उसका पैसा चुकाते हैं कि नहीं चुकाते हैं? तो बात है सर। चुकाते हैं। तो हर चीज का कुछ कुछ अर्थ देना पड़ता है हमें ना। तो देखो, संगीत के लिए मृग जो है अपना शरीर तक दे देता है, और आदमी समय के अनुसार अपना धन उसे देना पड़ता है। लेकिन ते रहीम पशु से अधिक, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पशु से अधिक है, वो पशु से भी व्यर्थ हैं। रीजे हु कछु न देत, वो सब कुछ पा तो लेते हैं, हर किसी से सब कुछ पा तो लेते हैं, लेकिन कछु न देत, कुछ देते नहीं है ना। तो हर किसी से कुछ पा तो लेते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट ले लेते हैं, कुछ भी जो चीज है उनको जो है ना वो ले तो लेते हैं, लेकिन वो उसके बदले में वो कुछ देते नहीं है। वो कैसा है? वो पशु से भी व्यर्थ है, पशु से भी व्यर्थ है। जैसे देखो, हिरण किसी संगीत से खुश होकर अपना शरीर न्यौछावर कर देता है, इसी तरह से कुछ लोग दूसरे के प्रेम से खुश होकर अपना सब कुछ दे देते हैं। दूसरों का प्रेम से खुश होकर, दूसरे जो है
उनके लिए कुछ करते हैं तो वो खुश होकर उसके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ लोग जो होते हैं पशु से भी बदतर होते हैं, जो दूसरों से बहुत कुछ ले तो लेते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं देते, है ना? तो यहाँ पर जो है समाज में हम कैसे रहते हैं, समाज में हम एक लेन जो है ना? तो हम कुछ लोगों से कुछ लेते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ देना भी पड़ता है। हमें उसके बदले में कुछ देना भी पड़ता है। तो समय के अनुसार हमें उनको कुछ देना भी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सिर्फ लेना जानते हैं लेकिन देना नहीं जानते। जो सिर्फ लेना जानते हैं और देना नहीं जानते हैं वो किससे बदतर हैं? पशु से भी बदतर हैं। है समझ में? हाँ सर। रिपीट करो, बता सकता है अपने शब्दों में करनी? सर जैसे अगर हम लोग किसी भी चीज के लिए जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए भी, तो हम लोग को पैसा चुकाना रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ लेते हैं और कुछ देते नहीं है, और ये लोग पशु से भी बदतर होते हैं। हाँ, तो यहाँ जो इंटरटेनमेंट की बात है वो एग्जाम्पल के लिए है ना? तो जैसे हिरन जो है लेकिन उस हाँ पूछो। सर लेकिन पशु से वो क्यों कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे? मतलब यह है कि जो पशु है वो संगीत से खुश होकर अपना शरीर तक दे देता है, ठीक? लेकिन कुछ लोग यहाँ पर एंटरटेनमेंट की बात नहीं हो रहा है। कुछ लोग जो हैं यहाँ पर, हम जो व्यवस्था में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, समाज की व्यवस्था क्या है? लेन देन की व्यवस्था है। तो हम जो कुछ कुछ देते हैं तो कुछ लेते हैं, तो जब हम कुछ दूसरों से कुछ भी लेते हैं तो उनको देना भी चाहिए, है ना? तो यहाँ पर चीज नहीं, सब कुछ, एवरीथिंग। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं तो जो लोग सिर्फ लेना ही जानते हैं लेकिन कभी कुछ देना नहीं जानते। मतलब सब बस लोगों से वो सहायता ले सकता है, सब लोगों से वो प्यार ले सकता है, सब लोगों से वो कुछ भी चीजें ले सकता है, लेकिन अपने अपने ढंग से, अपने अपने आप से वो किसी को भी कुछ देता नहीं है, किसी की कुछ मदद ही नहीं करता है ना? जब उसको मदद की जरूरत होती है 10 लोगों के पीछे दौड़ता है, 10 लोगों से मदद लेता है। लेकिन जब उसके पास कोई आता है कि मदद करे, तब वो मदद करने से इनकार कर देता है, तो वो कैसा आदमी है? वो तो पशु से भी बदतर है, ठीक? ठीक, जब आप किसी से मदद लेते हो या कुछ भी लेते हो तो आपको भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप भी उसकी मदद करो, उससे उसको कुछ दो, है ना? हाँ सर। हाँ ठीक। सर यहाँ पे हाँ स्क्रीन पे कोई फिर ड्रॉ कर रहा है। हाँ, एनीबडी इज डूइंग, वो सब पता चल जाएगा, ऑलरेडी वो सब ये हो रहा है। फिर उसके बाद में उसको पहले ही बताया थे कि ये सब जो है ना? नेक्स्ट हो गया दोहा, कोई बताएगा फिर से? एनीबडी? लेकिन आए हाँ या सर इस दोहे में रहीम कहते हैं कि जैसे कुछ लोग समाज में हम रहते हैं और जो भी हम चीजें लेते हैं उनका पैसा देते हैं और कुछ लेने के बदले हमें कुछ देना पड़ता है। लेकिन या कुछ लोग नॉट ओनली ऐसे पैसा, रहते लेकिन ना कुछ भी लेते हैं तो हमें देना भी पड़ता है, लेन देन की प्रथा चलनी चाहिए, है ना? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेके कुछ नहीं देते हैं और वो पशु से भी बदतर होते हैं। ठीक, गुड। तो नेक्स्ट में जाते हैं। हाँ, ये देखो, बिगड़ी बात बने नाही, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मते ना माखन होए। यहाँ रहीम बहुत अच्छी बात कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं। बिगड़ी माने बिगड़ जाना, बात मतलब कोई ऐसी बात हो या चीज हो, कोई एक काम, बात माने यहाँ पर काम, बने नहीं फिर नहीं बनता। मतलब रहीम कहते हैं कि जो काम बिगड़ जाता है, जो बात बिगड़ जाता है या जो काम बिगड़ जाता है वो फिर नहीं बनता। लाख करो किन कोई, लाख करो किन कोई कोशिश, लाख कोशिश करने पर भी वो बात फिर नहीं बनेगी, है ना? जो बात एक बार बिगड़ जाए, जैसे जो रिश्ता एक बार बिगड़ जाए, आप लाख कोशिश करो फिर पहले जैसा रिश्ता बनेगा नहीं। जैसा कोई काम बिगड़ जाए, है ना? तो काम मतलब यहाँ पर जस्ट कोई नॉर्मल वर्क नहीं कि एक बार बिगड़ जाए फिर उससे दोबारा बना जाए। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट बात, है ना, बनाना चाहते थे, इंपॉर्टेंट काम करना चाहते थे, लेकिन काम बिगड़ गया। लाख कोशिश करो वो जो बात है पहले जैसी बात नहीं बनेगा, पहले जैसा वो रिश्ता जो है नहीं बनेगा। जैसे रहीमन फाटे दूध को, मथे ना माखन हो जाए। तो जैसे रहीम कहते हैं कि अगर दूध एक बार फट जाए, दूध एक बार फट जाए, अब उसका जो आप जितना भी मथो उससे माखन आएगा? नहीं आएगा। उसको मथने पर माखन बनेगा? नहीं बनेगा,
है ना। तो देखो कोई बात जब एक बार बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश के बावजूद इसे ठीक नहीं किया जा सकता। अगर एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो लाख कोशिश करने पर भी उसे ठीक नहीं कर सकते हम, पहले जैसा वो परिस्थिति में नहीं ला सकते। या वैसे ही है जैसे कि जब एक बार दूध फट जाए तो उसको कितना भी मथो, मथना माने है ना, उसको उसके ऊपर जो है चीटों की ये देते हैं, जैसे दाल को मथा जाता है उस पर रखकर से मथा जाता है, तो मथने पर मक्खन नहीं बनता या नहीं निकलता। आया समझ में? रहीम कहते हैं कि एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो लाख कोशिश करने पर भी वो बनता नहीं है। जिस प्रकार दूध अगर फट जाए तो उससे माखन बनता नहीं है। ठीक, हाँ सर। हाँ सर। बताओ कोई। देखो फिर से बता रहा हूँ, रहीम कहते हैं कि एक बार जो कोई बात बिगड़ जाए तो कितनी भी कोशिश करो फिर से बनता नहीं है। जिस प्रकार दूध फट जाए तो उससे माखन बनता नहीं है। ठीक, बताओ। सर मैं बता सकता हूँ। हाँ बताओ। सर इसमें ये बताया जा रहा है कि मान लो किसी से हम झगड़ते हैं या फिर हम किसी से हमारी बनती नहीं है, तो हाँ अगर एक बार खराब हो गई तो फिर वो लाख कोशिश करने पर भी ठीक नहीं होगी। और हम लोग और इसमें ये भी सेकंड लाइन में भी यही है कि फटे दूध को हम लोग माखन नहीं बना सकते। हाँ गुड, ओके। नेक्स्ट, ये देखो सबसे सर मथना मतलब हाँ पूछो इसके बारे। मथना मतलब सर मथना माने देखो दाल को मथा जाता है, दाल जब पक जाने पर एक लकड़ी जो था मथनी रहता है ना, मथनी को रख कर हम दोनों हाथों से ऐसा फेरते हैं ना, जब फेरते हैं तो वो पूरा घुलता मिलता है ना। दाल मखनी। हाँ वो मथनी होता है जो हाँ है ना, सर हाँ उससे मथा जाता है। ठीक, उसको उसकी उस क्रिया को जब उसको जब मथते हैं तो उस क्रिया को मथना कहते हैं। ठीक, दुआ में आओ। रहीमन देखिए, बहुत अच्छा दुआ है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रहीमन देखी बड़ेन को लगू ना दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। तो देखो रहीमन, रहीमन माने रहीम कहते हैं देखी बड़ेन को, मतलब बड़ों को देखकर, बड़ेन माने बड़ों को, देखी माने देखकर, लगू, लगू माने छोटे, लगू माने छोटे, ना दीजिए डारी, छोटों को छोड़ नहीं देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। डारी माने छोड़ देना नहीं चाहिए। तो यहाँ बड़े छोटे कौन, बड़े छोटे मतलब यहाँ पर जो है हाइट या वेट या एज में नहीं है। बड़े छोटे मतलब एक स्टेटस को ले लो, है ना, किसको लेना है, एक स्टेटस को लेना है। जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। तो रहीम कहते हैं कि रहीमन देखी बड़ेन को लगू ना दीजिए डारी, तो बड़ों को देखकर हमें छोटों को छोड़ नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार यहाँ पर जहां काम आवे सुई, सुई जानते हो, निडल, सुई क्या काम करता है, सुई कपड़े सीने का काम करता है ना। तो जहां सुई काम आती है तो कहा करे तलवारी, वहां पर हम तलवार से कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं। और जहां पर तलवार का काम होता है, जैसे तलवार का काम युद्ध में होता है, तो तलवार का काम जहां पर है वहां पर सुई ले जाकर कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पर रहीम एक ही चीज बताता है कि हर एक चीज का इंपॉर्टेंस होता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। लेकिन समाज में लोग क्या करते हैं, बड़े चीजों को देखकर छोटे चीजों को फेंक देते हैं। चीज मतलब यहाँ पर मान लो एकदम डायरेक्ट स्टेटस में ले लेते हैं, तो बड़े स्टेटस के लोगों से जब हमारा परिचय बनता है तो हम स्टेटस के लोगों से दूरी बनाए रखते हैं, है ना, उन्हें दूर कर देते हैं। लेकिन कभी कभी वो छोटे जो लोग होते हैं, छोटे स्टेटस के जो लोग होते हैं, वो भी हमारी बहुत मदद करते हैं, हमारे बहुत काम आते हैं। ठीक, देखो किसी बड़ी चीज को देखकर किसी छोटी चीज की उपेक्षा नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि जहां छोटी चीज की जरूरत होती है वहां पर बड़ी चीज बेकार हो जाती है। जहां छोटी चीज की जरूरत होती है वहां बड़ी चीज बेकार हो जाती है। जैसे जहां सुई की जरूरत होती है वहां तलवार का कोई काम नहीं होता। ठीक, तो रहीम क्या कहते हैं कि बड़ों को देखकर हमें छोटों को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि
सुई अपने काम में महत्व देती है, तलवार अपने काम में उसका उपयोग होता है। जिस प्रकार कपड़े सीने का काम क्या करती है, सुई करती है, वहां तलवार कुछ नहीं कर सकता, और जहां तलवार का काम होता है वहां सुई कुछ नहीं कर सकता। मतलब हर एक का अपनी अपनी जगह पर महत्व होता है। ठीक, क्लियर? हाँ सर। हाँ, कोई बताएगा, एक्सप्लेन करेगा? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ तानी। सर इसमें रहीम जी बताते हैं कि कोई भी स्टेटस का कोई भी आदमी हो, उसका कोई ना कोई वैल्यू होता है, इसीलिए हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। हाँ, जैसे उदाहरण? जैसे सुई का काम तलवार का सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, अगर कोशिश भी करेंगे तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो, है ना, तलवार का काम सुई नहीं कर सकता। मतलब हर एक चीज का अपना अपना महत्व होता है ना। जहां सुई काम आती है वहां तलवार कुछ नहीं कर सकता। ठीक, हाँ सर। ठीक। नेक्स्ट, ये देखो सुई और तलवार। तो जहां सुई का काम है वहां तलवार कुछ नहीं कर सकता, और जहां तलवार का काम है सुई नहीं कर सकता। इसका अपना मतलब है, इसका अपना महत्व है, दोनों का अपना अपने जगह पर बहुत महत्व है। ठीक, आगे। रहीमन निज संपत्ति बिन कौना विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को नहीं रही सके बचाए। तो यहाँ पर रहीम कहते हैं कि निज संपत्ति बिना, रहीम कहते हैं कि आपके पास कोई ना कोई एक संपत्ति, निज संपत्ति जो है होनी चाहिए। निज माने अपनी संपत्ति होनी चाहिए। अगर आपके पास अपनी कोई संपत्ति, आपकी में कोई भी आपकी सहायता नहीं करता। आपके पास कुछ कुछ संपत्ति होनी चाहिए, तभी लोग जो है आपकी सहायता करेंगे। आपके पास कुछ नहीं है, हम समाज में देखते हैं, जिसके पास धन हो, जिसके पास कुछ ना कुछ संपत्ति है और उसको उत्पत्ति आती है, तो लोग जो है उसको उधार देकर भी, कुछ भी देकर उसकी सहायता जो है करते हैं, उसके उत्पत्ति में सहायता करते हैं। मान लो जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसकी कौन सहायता करेगा? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना सेकंड लेसन, दुख का अधिकार में, उसको कोई उधार ही नहीं दे रहा है। क्यों उधार नहीं दे रहा है? हाँ क्योंकि सर। उसके पास कुछ भी नहीं है वो देने के लिए, है ना। उसके पास, लोगों के पास एक डाउट है कि कल परसों वो पैसे भी चुकाएगी कि नहीं। तो लोगों की आपको मदद चाहिए, तो आपके पास क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ संपत्ति होना चाहिए, राइट। देखो समाज में मतलब ये कितना सही बात है कि अगर आपके पास संपत्ति है, धन है, तो लोग आपकी सहायता सर करेंगे। आप हाँ, रिपीट कर सकते हैं आपका? हाँ। तो आप, रहीम कहता है कि आपके पास कुछ संपत्ति हो तो लोग आपकी सहायता करेंगे। अगर आपके पास कोई संपत्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो लोग आपकी सहायता नहीं करेंगे। जिस प्रकार हमने सेकंड लेसन में पढ़ा था ना दुख का अधिकार में, तो उस बूढ़ी औरत के पास तो किसी ने उसको सहायता भी नहीं की, किसी ने उसको उधार भी नहीं दिया, है ना। तो अगर उसके पास कुछ पैसे होते या उसके पास कुछ संपत्ति होती, लोग ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दे रहे हैं, बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। बिनु पानी माने पानी बिना, जलज, जलज माने कमल, कमल का जो पौधा होता है, नहीं रवि सके बचाए। रवि माने सूरज, सूरज भी उसे बचा नहीं सकता। तो देखो कोई सा भी पौधा हो तो वो कैसे जिंदा रहता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा जिंदा रहता है, मालूम होगा साइंस में। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? एक चीज, जो पत्ते होते हैं ना उसमें क्लोरोफिल, पानी और सूरज की रोशनी चाहिए। ठीक, तो जो कमल का पौधा होता है, कमल का पौधा किसमें उगता है? तालाब में, यानी पानी में उगता है। तो उसका जो संपत्ति है, निज संपत्ति है, पानी होना उसके लिए जरूरी है। मान लो अब कमल का जो पौधा है उसके नीचे पानी ही नहीं है और ऊपर से सूर्य है, सूर्य की रोशनी तो आ रही है, क्या सूर्य उसको बचा सकता है? नहीं सर। उसको जिंदा रख सकता है? नहीं। तो कमल के पास क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए, तभी सूर्य जो है उसको बचा सकता है, उसको जिंदा रख सकता है। तो सूर्य को, कमल को जिंदा रखने के लिए पहले कमल के पास क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए। अगर कमल के पास पानी नहीं है तो सूर्य भी उसकी मदद नहीं करता। है समझ में? तो रहीम यहाँ पर क्या बताते हैं कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ अपनी निजी संपत्ति होनी चाहिए, तभी लोग आपकी मदद करेंगे। अगर आपके पास निजी संपत्ति नहीं है तो लोग आपकी मदद नहीं करेंगे। जिस प्रकार बिन पानी जलज को, मतलब बिना पानी के कमल को सूरज भी बचा नहीं सकता। है समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। कोई रिपीट करो। सर अगर बिन पानी सूरज भी उसको नहीं बता सकता, तो फिर रहीम यहाँ हमारे लिए क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे लिए कहना चाह रहा है कि बाद में आपको कोई विपत्ति आए और आप चाहते हो कि लोग आपकी सहायता करें, तो आपके पास कोई ना कोई संपत्ति होनी चाहिए, निज संपत्ति को रखना चाहिए। यहाँ पर वही एक मतलब
सच्चाई बता रहा है कि लोग आपकी तभी सहायता करेंगे जब आपके पास कुछ ना कुछ होगा। आपके पास कुछ नहीं होगा तो ये उम्मीद मत रखो कि लोग आपकी सहायता करेंगे। कुछ होना जैसे चाहिए, बूढ़ी उनको का चाहिए। बूढ़ी का और वो हाँ? दुख के अधिकार में गुड, दुख के अधिकार में जो बूढ़ी औरत थी, अगर उसके पास मान लो पैसा होता तो क्या क्या निकलता कहानी का, लोग उसकी मदद करते कि नहीं करते? करते। करते। लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं है तो लोग उसको मिनिमम उधार भी दे रहे हैं? नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ क्योंकि नहीं है। वो कल परसों वो हमारे पैसा भी चुकाएगी कि नहीं चुकाएगी मतलब नहीं, कोई उसकी मदद नहीं करेगा। ऐसे समाज में देख लो, रियलिटी में देख लो कि जिसके पास कुछ नहीं है कोई इसकी मदद करेगा? कोई नहीं करता। हाँ, जिसके पास पैसा है, बहुत कुछ है, धन है, लेकिन वो उसको कोई प्रॉब्लम आया, कोई परेशानी आया तो लोग उसकी मदद करने जाएंगे। है समझ में? हाँ सर। नेक्स्ट देखो, कमल के पास अगर पानी हो तो जिंदा रहेगा, सूरज उसको बचाता है, सूरज उसकी सहायता करता है। लेकिन यही नीचे से अगर कम पानी, तालाब में अगर पानी सूख जाए तो देखते हो सूखे हुए तालाब में कहीं कमल दिखता है? नहीं, वो पौधे भी सूख जाते हैं। राइट? हाँ सर। अब देखो आखिरी दो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। देखो यहाँ पर पानी 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 करके रिपीट हुआ है। पानी का यहाँ पर 3 अर्थ बताया है रहीम ने। रहीम कहते हैं कि पानी का बहुत महत्व होता है। यहाँ पानी मतलब ये मत सोचो कि पानी जो है हम लोग जो यूज करते हैं जल, पानी का यहाँ पर 3 अर्थ बताया है रहीम ने। पानी का मतलब होता है, पहला पानी चमक, चमक माने शाइनिंग। ध्यान से सुनना है ना, बाद में उसको देखना जो स्लाइड है पहले, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा। पानी का यहाँ पर 3 अर्थ बताया है। पानी 3 अर्थ है ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ आएगा। पानी मतलब होता है चमक, शाइनिंग। दूसरा पानी का अर्थ, दूसरा अर्थ है इज्जत, इज्जत माने रिस्पेक्ट, सम्मान, राइट। और पानी का तीसरा अर्थ होता है पानी यानी जल। ठीक, तो यहाँ पर रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीम कहते हैं कि सबको पानी रखना चाहिए। रहीम क्या कहते हैं? सबको, हम सभी को पानी रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, बिन पानी के सब व्यर्थ हो जाता है। बिना पानी के सब सून, सून माने व्यर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर पानी मतलब जस्ट वाटर मत समझना, जो 3 अर्थ बताए तीनों अर्थ आएंगे। ठीक, क्या क्या 3 अर्थ है? फर्स्ट चमक, इज्जत और पानी। पानी के कितने अर्थ हैं? आंसर में पानी के कितने अर्थ हैं? 3 हाँ? तीन। क्या क्या? चमक, पानी, इज्जत। चमक, इज्जत, पानी। पानी, है ना। तो ये फर्स्ट लाइन समझ में आया। रहीम क्या कहते हैं कि सबको पानी रखना चाहिए। बिन पानी सब सुन, मतलब बिना पानी के सब चीज व्यर्थ है। जैसे पानी गए न उबरे, अगर पानी एक बार चला जाए, पानी एक बार चला जाए तो ये पानी के कितने अर्थ हैं? फिर बता रहा हूँ, फिर ये पानी के 3 अर्थ है, चमक, इज्जत और पानी। तो पानी गए ना उबरे, अगर पानी चला जाए किस चीज से? इन तीनों चीजों से, तो तीनों चीज व्यर्थ है। जैसे मोती, मोती के लिए पानी का अर्थ क्या निकलेगा? चमक, है ना। मोती में जब तक चमक है मोती का वैल्यू है। मोती में से चमक निकल गया तो मोती क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। उसको कोई खरीदेगा? नहीं नहीं। सर। नहीं, तो उसको फेंक देता है ना, दुकानदार भी उसको फेंक देता है। लेकिन जब तक उसको चमक रहेगा उसको एकदम छुपा के रखेंगे, है ना, उसको हाँ बेचेंगे, सर। उसकी वैल्यू बहुत रहती है। और मानुष, मानुष माने मनुष्य, मनुष्य का समाज में जब तक इज्जत है उसका वैल्यू है। अगर उसका इज्जत नहीं है उसको कोई वैल्यू देगा? नहीं सर। नहीं, है ना, वो दरिद्र हो जाता है। वो देखो फिर जिसको कोई इज्जत नहीं दिया जाता, कोई इज्जत नहीं होता है। यहाँ पर देखो गरीब अमीर अलग है और इज्जत और बेइज्जत होना अलग है ना। एक गरीब की भी इज्जत होती है, लेकिन एक जो बेइज्जत आदमी है, जिसको कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, उस आदमी की कोई वैल्यू नहीं होती, समाज में कोई स्थान नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिखते होंगे ना सड़कों पर, जिसका समाज में स्थान नहीं होता है, क्योंकि उनकी कोई इज्जत नहीं। राइट? हाँ सर। हाँ, उसी प्रकार चून, चून मतलब यहाँ पर 2 अर्थ ले लिया जाता है। जैसे कि हम लोग ले लेंगे यहाँ पर आटा ले लेते हैं, तो आटा, आटा है आपके पास लेकिन आपके पास पानी नहीं है, तो क्या करोगे? उसका कोई कोई यूज होगा? नहीं सर। तो यहाँ आटे से रोटी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? पानी। पानी चाहिए। तो देखो यहाँ पर पानी के कितने अर्थ निकले? 3। चमक, इज्जत और पानी। पानी। तो रहीम क्या बोलते हैं? सबको पानी रखना चाहिए। बिन पानी सब सुन, पानी बिना सब कुछ क्या है? व्यर्थ है, वेस्ट है। सुन मने व्यर्थ, वेस्ट, मतलब पानी गए न उभरे। अगर एक बार इनसे पानी चला गया तो इनका जो है वैल्यू, मूल्य जो है व्यर्थ है। जैसे मोती की चमक निकल गई तो मोती व्यर्थ है। मनुष्य का कोई इज्जत ना रहा तो मनुष्य समान व्यर्थ है।
तो क्या क्या जिएगा जिसका समाज में इज्जत ही नहीं है, कोई उसको पूछता नहीं, कोई इज्जत ही नहीं देता है ना, कोई इसको मनुष्य भी समझता नहीं है, तो वो मनुष्य क्या जिएगा, जी के भी मतलब क्या है। तीसरा चीज चून, चून माने आटा, आटे से हमें रोटी बनाना है तो पानी की आवश्यकता है। अगर पानी नहीं है हमारे पास तो आटा भी व्यर्थ है, क्या करोगे उसको, डायरेक्ट तो खा नहीं नहीं कर सकते, सकते। डायरेक्ट तो खा नहीं सकते, तो हाँ पानी की सर। जरूरत होगी, तो उसको मिलाकर हम उससे रोटी बना सकते हैं। तो तीन चीजें हमें, ये जो पानी सब रहीम क्या कहते हैं, सबको हमें क्या रखना चाहिए, पानी रखना चाहिए। तो पानी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम घड़े में पानी रखना है ना, तो पानी का तीन अर्थ होता है और तीन चीजों के लिए आवश्यक है। वो क्या चीज के लिए, मोती के लिए, मनुष्य के लिए और चून के लिए, माने आटे के लिए। आया समझ में? चलो हाँ इसको सर। कोई बताओ। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर रहीम जी कहते हैं कि पानी सबको रखना चाहिए, पानी के बिना सब व्यर्थ है, और यहाँ हाँ पानी के तीन अर्थ होते हैं। हाँ पहले जो वो बोलते हैं कि पानी के बिना मोती व्यर्थ है, इसमें मोती के लिए चमक का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बोलते हैं पानी के बिना मनुष्य व्यर्थ है, उसका मतलब होता है इज्जत के बिना। और लास्ट में चून मतलब आटा के बिना पानी के बिना आटा, आटा भी व्यर्थ है, क्योंकि उससे उसके बिना रोटी नहीं बना सकते। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक आया समझे सही। तो दोहे पूरे क्लियर है रहीम के? और सर हाँ आप बताओ। ये वाला थोड़ा रियल लाइफ से रिलेट करके बता सकते हैं? कौन सा? आप कुछ जैसे एग्जांपल्स करके ये वाला बता सकते हैं थोड़ा और? हाँ, है ना, देखो यहाँ पर तीन चीजों के लिए पानी रखना बहुत जरूरी है। किन किन चीजों के लिए, मोती के लिए, मनुष्य के लिए और चून के लिए, है ना। तो यहाँ पर आप चून मतलब चूना ले लो या आटा ले लो, दोनों दोनों के लिए सूट होता है। तो मोती को हमेशा क्या रखना चाहिए मालूम है, चमक रखना चाहिए। आप देखो समुद्र में बहुत सारे मोती मिलते हैं, उसको कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट करने के बाद उसको पॉलिश किया जाता है, जिसमें चमक होती है उस मोतियों को बाजार में बेचा जाता है, और जिसमें चमक नहीं है तो वो मोती जो है बिकता नहीं है, वो मोती जो है बिकता नहीं है ना। उसी प्रकार, हाँ सर। उसी प्रकार वो जो मोती बिकता नहीं है उसको क्या करेंगे, उसको वेस्ट है, फेंकेंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई खरीदेगा नहीं, है ना, उसको कोई 1 रुपए में भी खरीदेगा नहीं, तो मोती व्यर्थ है अगर उसमें चमक नहीं रहा तो। मनुष्य, मनुष्य को समाज में अपना इज्जत बनाना जरूरी है। पैसा बात की बात है, कोई अमीर होता है कोई गरीब होता है, लेकिन हर किसी का इज्जत होता है, हर किसी की वैल्यू होती है, तो वो वैल्यू उसको रखना चाहिए। अगर वो अपना वैल्यू खो देता है, अपना इज्जत ही खो देता है, तो वो मनुष्य समाज में रह ही नहीं सकता, कि समाज उसको रखता भी नहीं है अपने पास, राइट। और उसी प्रकार चून, चून मतलब आप आटा ले लो या चूना भी ले लो, तो जो आटा लोगे तो आटा के लिए आपको पानी की जरूरत होगी, तो पानी मिलाओगे तब आटा से रोटी बनेगा। मान लो चूना ले लेते हैं, जैसे घर में जब दीवारों में हम लोग व्हाइट वॉश लगाते हैं तो उसके लिए चूना लेकर आते हैं, चूना लाए, चूना लेके आने के बाद क्या चूना के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, पानी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो पानी मिलाना पड़ेगा। अब पानी मिलाए, ठीक है, तो जब तक चूने में पानी है तब तक चूने का वैल्यू है, मतलब चूने चूने में जैसे पानी मिला है तो जब तक उस चूने में पानी है तब तक उस चूने का वैल्यू है, मतलब उस चूने को आप लगा सकते हो दीवार में और उसको यूज कर सकते हो। और आपने पानी तो मिला दिया लेकिन आपने रख दिया, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो आपने रख दिया चूने को कि मैं आज मेरे पास टाइम नहीं है कल लगाऊंगा, लेकिन चूने में आपने पानी मिला दिया, कल कल जब आप उठकर देखोगे तो उसमें का जो पानी है सूख गया होता है, चूने का पानी जो है सूख गया होता है, और चूना जो है पत्थर बन चुका होता है, कड़क बन चुका होता है। अब उसको पकड़ो दीवार में घिसो, चूना लगेगा, लगेगा नहीं। नहीं, मतलब चूना क्या हो गया, नहीं व्यर्थ हो गया। सर। तो जब तक उस चूने में, है ना, दूसरा एग्जाम्पल है चूने के लिए, आटा भी ले सकते हो चूना भी ले सकते हो आप जैसा, तो चूने के लिए दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे चूने को लाते हैं हम बाजार से, एक पैकेट लाते हैं जो पाउडर होता है, मान लो उसमें पानी मिला दिए, पानी मिलाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, उसको दीवार में लगाना चाहिए, तो जब तक उसके अंदर वेट है, पानी है, तब तक उसको हम यूज कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू है ना। लेकिन हमने आपने उसको रख दिया, अब सोचा कि आज टाइम नहीं कल लगाऊंगा, कुछ दिनों के लिए रख दिया, अब उसमें से जो पानी है वो सूख जाता है, पानी तो रहता नहीं, पानी तो सूख जाता है, पानी सूख गया मतलब उस चूने से जो पानी निकल गया, निकल जाने के बाद क्या वो जो चूना है वो पाउडर रहेगा कि पत्थर बन जाएगा, वो तो पत्थर बन जाएगा। अब पत्थर बन जाएगा तो वो फिर से तो आपको यूज होना नहीं है, जब तक उसके अंदर पानी था तब तक ही उसका यूज का वैल्यू था। तो इसी कारण यहाँ पर देख लो, आटे के लिए भी सूट होता है, चूने के लिए भी सूट होता है। तो यहाँ पर रहीम क्या कहते हैं कि सभी को पानी रखना चाहिए, सभी को मतलब यहाँ तीन चीजों को तो पानी रखना ही चाहिए। तो ये पानी का मतलब क्या है कि मोती के लिए चमक रखना चाहिए, मनुष्य के लिए इज्जत रखनी चाहिए, और चून के लिए पानी। ऐसा में हाँ सर। ठीक, हाँ सर। ठीक। अब आ जाओ प्रश्न उत्तर। नट किस कला में निपुण होता है, एक एक लाइन में बताओ जल्दी से, नट किस कला में निपुण होता है, नट सर्कस में,
अपने शरीर को क्या करता है? शरीर को छोटा करके या फिर हाँ, अपने शरीर को छोटा करके ऊंची छलांग लगाता है, कुंडली बनाकर ऊंची छलांग लगाता है। ठीक। सर सेकंड क्वेश्चन, रहीम सागर की अपेक्षा पंख जल को क्यों धन्य मानते हैं? सर क्योंकि वो पंख जल छोटे जीव जंतु के लिए वो प्यास बुझाता है। वेरी गुड। तो रहीम सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य मानते हैं क्योंकि जो पंख जल है, जो कीचड़ का पानी, छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझाता है, लेकिन सागर इतना बड़ा होने पर भी किसी की प्यास नहीं बुझा पाता। ठीक। रहीम के अनुसार बिगड़ी बात क्यों नहीं बनता? रहीम के अनुसार जो बात बिगड़ जाए वो लाख कोशिश करने पर भी नहीं बनता। जैसे दूध फट जाने पर क्या नहीं बनता? उसका मक्खन माखन नहीं बनता। तो उसको उदाहरण दोगे कि रहीम कहते हैं कि जैसे दूध फट जाने पर लाख मथने पर भी उसका माखन नहीं बनता, उसी प्रकार बिगड़ी बात, जब बात बिगड़ जाए उसको लाख कोशिश करने पर भी वो फिर पहले जैसे नहीं हो पाती है, नहीं बनता है। ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बताया था। बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि कभी कभी छोटों की भी हमें जरूरत पड़ती है। हाँ, तो कभी कभी छोटों को भी जरूरत पड़ती है, छोटों का भी अपना महत्व होता है, बड़ों का भी अपना महत्व होता है। इसी कारण बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर उदाहरण देना चाहो तो जिस प्रकार सुई अपना काम करता है उस जगह तलवार हम उपयोग नहीं कर सकते, है ना। तो छोटों का भी अपना महत्व होता है। ठीक। नेक्स्ट, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? जिस कमल के पौधे के पास जल नहीं रहता उसकी रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? क्यों? रहीम कहते हैं कि पानी के बिना नहीं रह सकता वो। हाँ, रहीम कहते हैं कि कमल या किसी भी पौधे को जिंदा रहने के लिए किसकी चीज की आवश्यकता होती है? जल पानी। और सूर्य की रोशनी। पानी और सूर्य की रोशनी। अगर पानी नहीं रहा तो सूर्य की रोशनी भी उसे जिंदा नहीं कर पाता, जीवित नहीं रख पाता। ठीक। हाँ सर। अगर उदाहरण देना हो तो फिर आप दे सकते हैं कि अगर लोगों के पास कुछ पैसे हो तो, या कुछ भी धन हो, कुछ भी संपत्ति हो तो लोग उसको मदद करने आते हैं, अगर ना हो तो कोई मदद करने नहीं आता। रहीम ने सबको पानी रखने के लिए क्यों